रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज की इस वीडियो में बात करेंगे हुदैबिया पेपर मिल केस की कि आखिर ये मुकदमा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की नज़र किस तरह से हुआ। आम तासुर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल केस में नैब की अपील सुनने से इनकार कर दिया था और ये अपील खारिज कर दी गई थी। नाज़रीन आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा का मुकदमा ज़ेर समाअत था तो वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये कहा करते थे कि शरीफ ख़ानदान के करप्शन के जितने भी मुकदमात हैं उन करप्शन के मुकदमात की अगर कोई माँ है तो वो हुदैबिया पेपर मिल केस है। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की तारीख़ का इतना बड़ा करप्शन का मुकदमा आखिर क्यों अदालत उज़्मा में सुना नहीं गया और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में ही ये मुकदमा क्यों लगाया गया। और जब ये अपील नैब की जानिब से दायर कर दी गई तो जजेस में इस केस के मामले पर क्या खींचातानी होती रही। और उसके साथ साथ नाज़रीन ये देखना भी ज़रूरी है कि ये रेफरेंस जारी सी बात है कि नैब की जानिब से दायर किया गया था तो नैब का अपना किरदार पहले दिन से लेकर जब ये रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया और उस वक्त तक जब लाहौर हाई कोर्ट से ये रेफरेंस क्वैश नहीं हो जाता उस वक्त तक नैब का अपना किरदार जो है वो कितना संजीदा था, कितना मशकूक था, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सारी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि रियासत के जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें रियासत जो है वो पेड कर रही थी वो किस तरह से कुछ और लोगों के माली मफादात को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अपनी वीडियो को नाज़रीन हम आगाज़ करेंगे, लेकिन वीडियो के आगाज़ में मेरे तमाम नाज़रीन से कल यकम रमज़ानुल मुबारक था तो मैं वीडियो किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं बना पाया। आज 2 रमज़ानुल मुबारक है तो मेरी तरफ़ से तमाम नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि ये जो कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है अल्लाह ताला इस चैलेंज में पूरी इंसानियत को जो है वो कामयाबी नसीब करे। और दूसरी जो बात, अब तक हमारे जिन नाज़रीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त ये होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहे। अब हम नाज़रीन बात कर लेते हैं हुदैबिया पेपर मिल केस की, ये किस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नज़र हुआ। नाज़रीन आपको याद होगा कि जब मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में थे, मुल्क की बागडोर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी तकरीबन जलावतन हो चुकी थी। शरीफ ख़ानदान भी सऊदी अरब में मौजूद था तो 2006 में लंदन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें ये तय पाया था कि मुस्तकबिल में दोनों जमातों में से अगर किसी की हुकूमत आती है तो जमहूरी जो कदरें हैं उन्हें परवान चढ़ाया जाएगा, जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जाएगा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सियासी कार्रवाइयाँ 90s के दौर में होती रहीं, एक दूसरे को जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा तो एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ये 2006 में तय हो चुका था। और आपको मालूम है नाज़रीन कि 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और हुकूमत के बाद फिर क्या हुआ हुदैबिया पेपर मिल केस में, ये आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र करना, जब ये रेफरेंस दायर किया गया था नैब के उस किरदार का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई थी नैब का बज़ाते ख़ुद क्या किरदार था, कितनी संजीदगी के साथ इस मुकदमे को नैब ने उस वक्त लेकर चला जब मुल्क में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। मार्च 2000 में ये रेफरेंस दायर किया जाता है, इंटरनल रेफरेंस होता है हुदैबिया पेपर मिल केस का और उसके बाद नवंबर 2000 में फ़ाइनल रेफरेंस दायर कर दिया जाता है हुदैबिया पेपर मिल केस में। नैब को चाहिए तो ये था कि शरीफ ख़ानदान के जो लोग हुदैबिया पेपर मिल केस में जिन्हें मुल्ज़म बनाया गया था उन्हें एहतसाब अदालत में पेश करके उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती, उसी तरह से जिस तरह से पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ पर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की गई थी। लेकिन ऐसा कोई अमल हमें नैब की जानिब से देखने में नहीं आया जो रिकॉर्ड हमने देखा है। उसके साथ साथ फिर अप्रैल 2001 आ जाता है और दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ हुकूमत के साथ मुआहदा करके वापस चले जाते हैं, मतलब सऊदी अरब चले जाते हैं। और अप्रैल 2001 में नैब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि इस मुकदमे को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। यहाँ पर नाज़रीन थोड़ा सा सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि अगर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा उनकी अदम मौजूदगी में, पाकिस्तान में अदम मौजूदगी में, वो यूएई गए होते हैं अपने इलाज के लिए, चल सकता है तो फिर नैब ने ये मुकदमा जो है वो हुदैबिया पेपर मिल केस का क्यों गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कराया, उस पर कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। बहरहाल 2007 आ जाता है, 2007 में नवाज शरीफ वापस आते हैं और 2007 में नवाज शरीफ की वापसी से एक माह पहले नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है कि आप इस मुकदमे की जो कार्रवाई है दोबारा से बहाल कर दें, जो बहाल होती है और बहाल होने के बाद 18 मज़ीद समातें होती हैं और 18 समातों में नैब फिर तारीख पे तारीख लेता है और फिर 18 समातों के बाद एहतसाब अदालत दोबारा से इस मुकदमे को सनडाई गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी नाज़रीन गौर करना होगा कि 2007 से लेकर 2010 तक नैब के जो चेयरमैन थे वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के लगाए हुए थे। ये
जो था नाज़रीन नैब का एक पहले हिस्से में किरदार के, जब ये हुकूमत में नहीं आई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो नैब का किरदार क्या था। अब हम आगे चल के नैब का दूसरे हिस्से में किरदार जो उस पर बात करेंगे, जिसमें आपको चैटर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का जो अक्स है वो भी दिखाई देगा। 2008 में नून लीग की हुकूमत आती है और उसके बाद पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती है। लेकिन नाज़रीन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ों को देखते हुए अपनी समझबूझ के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आती है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। कोई इसकी एविडेंस मेरे पास नहीं है, ये आपको पहले बता देते हैं। लेकिन आप भी जब चीज़ें सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको भी, आपके भी जहन को लगेंगी कि भाई हाँ बिल्कुल इसी तरह से हुआ होगा। तो 2011 में शरीफ ख़ानदान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि पहले परवेज़ मुशर्रफ हुदैबिया पेपर मिल केस पर शरीफ ख़ानदान को निशाना बना रहे थे और अब मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है और वह इस रेफरेंस को चला नहीं रही और पीपल्स पार्टी भी शरीफ ख़ानदान को निशाना बनाना चाहती है किसी मुनासिब वक्त के लिए। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इस रेफरेंस को कलअदम करार दे, इस रेफरेंस को क्वैश कर दे। ये दरख्वास्त जब दायर कर दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2006 में दोनों सियासी जमातों के दरमियान चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका है और जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आती है तो नून लीग पहले फेज़ में उस हुकूमत का हिस्सा भी होती है। लेकिन बहरहाल पहली समाअत होती है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस अब्दुल वहीद खान पर मुश्तमिल बेंच में। जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बारे में आपको मालूम है कि जब पनामा का मुकदमा यहाँ पर आया था उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल भी करार दिया, रेफरेंस दायर करने का जो फैसला था उस फैसले में भी शामिल थे, बल्कि मॉनिटरिंग जज के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देते रहे और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो पहली समाअत पर शरीफ ख़ानदान की इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया, लेकिन कोई हुक्म इम्तिहान नहीं दिया गया। लेकिन आप अगर रिकॉर्ड को खंगाल कर ख़ुद देखेंगे, जो मैंने देखा है, तो जो उस वक्त 2011 में चेयरमैन नैब थे फसी बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें लगाया गया था, वो एहतसाब अदालत में हाई कोर्ट की समाअत के बाद एक दरख्वास्त दायर करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल केस में नैब को और एहतसाब अदालत को कार्रवाई से रोक दिया है, तो लिहाजा इस पर मजीद कार्रवाई ना की जाए, जबकि ऐसा कोई भी हुक्म इम्तना लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल 3 साल का अरसा बीत जाता है, 2011 से बाद 2014 तक पहुँच जाती है और वफाक में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ जाती है, पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत होती है। चेयरमैन जो थे फसी बुखारी वो अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करके अपने घर को चले जाते हैं और नया चेयरमैन नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मुशावरत के साथ कमरुज़्ज़मान चौधरी को लगा दिया जाता है और वो 2013 में अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संभाल लेते हैं। और उसके बाद 2014 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुनाया जाता है और उस फैसला ये सुनाया जाता है कि जो रेफरेंस होता है वो लाहौर हाई कोर्ट हुदैबिया पेपर मिल का रेफरेंस क्वैश कर देते हैं, कलअदम करार देती हैं। और जो फैसला सुनाया जाता है उसमें 3 जज शामिल होते हैं, एक जस्टिस फ़ारूक इरफान, जस्टिस इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस सरदार शमीम अहमद ख़ान। पहले 2 जजेस के पास केस लगता है लेकिन मामला टाई हो जाता है। जस्टिस फ़ारूक इरफान कहते हैं कि नैब के पास दोबारा री इन्वेस्टिगेशन का अख्तियार नहीं है। जस्टिस इम्तियाज़ अहमद ख़ान कहते हैं कि नैब इस रेफरेंस को कलअदम करार देने के बाद दोबारा से इस मामले की तहकीकात कर सकता है। तो फिर मामला रेफरी जज के पास जाता है, जैसे सरदार शमीम अहमद ख़ान के पास, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस भी बने। तो वो भी जस्टिस फ़ारूक इरफान की राय के साथ इत्तफाक करते हैं और इसी तरह से ये हुदैबिया पेपर मिल का केस का जो रेफरेंस है वो हमेशा हमेशा के लिए लाहौर हाई कोर्ट तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ फिर नैब की जिम्मेदारी बनती थी कि इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह की कंसल्टेशन के साथ कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को लगाया जाता है, तो वो ये अपील जो है वो दायर नहीं करते और उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है, जब पनामा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, आपने ये अपील दायर क्यों नहीं की? तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी जानिब से ये एडवाइस किया गया था, जो लीगल एडवाइस दी गई थी वो यही दी गई थी कि इस मुकदमे में अपील दायर करना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वक्त का ज़िया होगा, नैब का भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बर्मी का इजहार भी किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हम ये देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप हर छोटे मोटे मुकदमे में नैब लाहौर हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देता है। ये इतना बड़ा मुकदमा था जिसमें 12 अरब रुपए का मामला था और वो बगैर एहतसाब के चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है जब पनामा का मुकदमा यहाँ पर ज़ेरे समाअत था और नैब को अपील करनी चाहिए थी और नैब ने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपते हुए ये अपील दायर नहीं की और 12 अरब रुपए जो है वो किसी एहतसाब के बगैर जो है वो चले गए। तो इससे आप ख़ुद वाज़े लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे मोटे मुकदमात में तो नैब जो है वो
उन दिनों में भी अपीलें दायर कर रहा था लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। लेकिन ये इतना बड़ा मुकदमा था, कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को ये चाहिए था कि अपनी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए कि उनके ज़ात के ऊपर आगे चलकर कोई सवाल ना आए, तो उन्हें ये अपील एडवाइस के बावजूद भी जो है वो ज़रूर दायर करनी चाहिए थी, ताकि उनकी दामन पर यह दबा ना लगे कि उन्होंने, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मिलकर की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपील दायर नहीं की। लेकिन बहरहाल फिर पनामा का एक फ़ेज़ आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देती है, और जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा के मुकदमे में नैब को बुलाया जाता है, भाई आपने अपील दायर क्यों नहीं की, उसकी वजह बता दी जाती, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अब आप अपील दायर करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम अब भी अपील दायर करने का इरादा नहीं रखते। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की जो कानूनी मियाद थी वो 60 रोज़ की थी, और 60 रोज़ के बाद अगर अपील दायर की जाए तो वो अपील किसी भी दूसरी जस्टिफिकेशन के बगैर जो है वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है, क्योंकि वो लिमिटेशन की जो हद होती है उसे क्रॉस कर जाती है, तो उसे इंटरटेन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल जब JIT की रिपोर्ट आती है और JIT की रिपोर्ट पर आखिरी दिन जब समाअत हो रही होती है, तो अदालत जब फैसला महफूज करने लगती है, तो नैब के चेयरमैन तो आके कहकर चले जाते हैं कि हम अपील दायर नहीं करेंगे, लेकिन नैब के एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर आते हैं और वो कहते हैं कि हम हुदैबिया पेपर मिल केस में अपील दायर करेंगे, और फिर वो अपील नैब की जानिब से दायर कर दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि वो अपील जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने किस तरह से लगी। जब वो अपील दायर होती है तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की जानिब से ज़रा ये बताते हैं कि उस अपील को जस्टिस आसफ सईद खान खोसा की अदालत में लगा दिया गया। लेकिन जब जस्टिस काजी आसफ सईद खान खोसा को पता चलता है कि मैं तो हुदैबिया पेपर मिल केस पर अपनी राय दे चुका हूँ, तो वो अपने स्टाफ को कहकर वो मुकदमा रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़रिए कॉज लिस्ट से निकलवा देते हैं। और जब रजिस्ट्रार ऑफिस इस बारे में चीफ जस्टिस को आगाह करता है, तो चीफ जस्टिस दोबारा से कहते हैं कि नहीं, उन्हीं की अदालत में ये मुकदमा लगाया जाए। और फिर बाकायदा ओपन कोर्ट में समाअत होती है, तो ओपन कोर्ट में जस्टिस आसफ सईद खान खोसा इस मुकदमे को सुनने से इनकार कर देते हैं कि मैं हुदैबिया पेपर मिल केस पर अपनी राय दे चुका हूँ, लिहाजा मैं ये मुकदमा नहीं सुनूंगा। और फिर ये मुकदमा आगे चलकर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में नहीं, जस्टिस मुशीर आलम की अदालत में लगता है। और जस्टिस मुशीर आलम की अदालत में क्यों लगता है, उसकी वजह ये थी कि 3 जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त, वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन का मुकदमा सुन रहे थे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब, और 5 जो जजेस थे वो ये सारा मुकदमा पहले सुन चुके थे। हुदैबिया पेपर मिल केस का आप कह सकते हैं कि पार्शली वो इस पर समाअत कर चुके थे, जिनमें जैसे आसफ सईद खोसा थे, शेख अजमत सईद साहब थे, इजाज़ अफजल खान साहब थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे। तो ये 8 जजेस निकल गए। तो इतना बड़ा मुकदमा सीनियर जज जस्टिस मुशीर आलम साहब के साथ लगाया गया, और उनके बाद जो सीनियर जजेस थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मज़हर आलम खेल थे, तो उनके पास लगा। तो आम ये जो तासुर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनका मुकदमा हुदैबिया पेपर मिल केस का खारिज किया, तो ये भी देखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि वो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की राय वो नैब के साथ इख्तलाफ रखते थे, तो उनकी अपनी ज़ाती राय कोई मायने ना रखती, बल्कि 2 जजेस अगर नैब के साथ मुत्तफिक होते कि ये जो अपील दायर की गई है 1229 दिन ताख़ीर के साथ ज़ायदुल मयाद, जो लिमिटेशन के 60 रोज़ थे उसमें दायर नहीं की गई, उस पर अगर बाकी जजेस इत्तफाक कर लेते तो शायद ये अपील जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो सकती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुकदमा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो चीज़ें हुई, जो डेवलपमेंट हुई, जो चीज़ें चलती रहीं, उसके मुताबिक 2014 में ही ये ख़त्म हो चुका था। इसको अपील दायर करने का चाहे हुक्म देती सुप्रीम कोर्ट ना देती, नैब कह देता कि हमने अपील दायर करनी है, इसका कोई जवाज़ नहीं था। ये मुकदमा 2014 में ही ख़त्म हो चुका था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नज़र हो चुका था। और जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि उसके बाद फिर ये बातें करनी है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, कि एक आम तासुर है, जबकि जो मैंने चीज़ों को देखा, जो निकालें, जो रिसर्च की, उसमें यही चीज़ सामने आई कि जो मुआहदा हुआ था 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये मुकदमा बज़ाहिर उसी मुआहदे की नज़र हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं कि चेयरमैन नैब लगाया गया कमरुज़्ज़मान चौधरी को, और उसके कुछ ही अर्से बाद लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है, और फैसले में ये भी बताऊं कि जो जजेस देने वाले थे जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब, उनका भी पनामा का एक स्कैंडल में नाम आया था, और उनकी भी ऑफशोर कंपनियां निकली थी। और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई चली, उनसे पूछा गया कि आपने ये जायदाद किस तरह से बनाई, तो वो भी मुस्ताफ़ी हो गए थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया था कि उन्हें ज़ाती तौर पर टारगेट किया जा रहा है, तो लिहाजा वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं। तो नाज़रीन ये तफसीलात थी, अगर आपको पसंद आएँ तो आप बताएँगे मुझे, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा।
तो फिर इसी तरह से लेकर जो पनामा का मुकदमा हुआ उसमें क्या विद इन द इंस्टीट्यूशन या अंदर की क्या खबरें थी, इनसाइड क्या न्यूज़ थी, वो भी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इंतज़ार रहेगा, अगर मुझे अच्छा खासा फीडबैक पॉजिटिव मिलेगा तो फिर उसके ऊपर सोचा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, तमाम चीज़ों को देखना खंगालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल आपके फीडबैक को देखते हुए जो है वो उस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।